उपन्यास कसब फाइल संख्या 9। गुड़िया को प्रेम कहानियां बहुत पसंद हैं। 4 बहनों में वही मामूली दिखने वाली है। शेष सब अपनी मां पर गई हैं। गोरा रंग, भरा भरा तन, अंडाकार चेहरा, चटर-पटर आंखें, लंबी नाक, पतले होंठ, छोटा मुंह, छोटी ठोड़ी। वही गई है पिता पर। दबा हुआ रंग, कृश काया, कमजोर आंखें, चपटी नाक, गोल चेहरा, मोटे होंठ, लंबी चिबुक। बोलती वो भी अपनी मां और मौसियों की तरह है, बहुत ही मीठी आवाज में। हर बात समस्त भावनात्मक और नाटकीय संभावनाओं में लतपथाकर परसती है वो भी। गाती भी बहनों की तरह बहुत अच्छा है, बल्कि सबसे अच्छा गाती ही वही है। शादी ब्याह में ढोलक उसे ही थमाते हैं कि शुरू कर, हम भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे यानी गाने में साथ देना। किंतु आकर्षक नहीं है वो। इतनी ब्याह शादियों में ढोलक ढमढमाती हुई और सुरीले कंठ से गाती हुई देखी जा चुकी है, पर किसी संभाविता सास ने चिन्ह नहीं मांगा है उसका। कभी बबली दी अपने व्यवहार कौशल से भिड़ा भी आई है कहीं गुड़िया के जन्मांग चक्र की नकल, तो जवाब यही आया है, साम्य नहीं होता। गुड़िया जानती है कि जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर मौन व्रतधारी से बन गए पिता की इस अंतिम पुत्री का विवाह होना आसान नहीं, क्योंकि चाचाओं की उससे बड़ी बेटियां हैं, क्योंकि उसका बड़ा भाई मामूली नौकरी में है और अपने घर परिवार में ही मगन है, क्योंकि उसका दूसरा भाई बब्बन भी किसी काम का नहीं है, और हां, इसलिए भी कि उसकी सुंदर मां, सुंदर बहनें इस समाज में जादूगरनियों के रूप में कुख्यात हैं। वे जहां गईं, पति की प्रगति जरूर हुई, किंतु पति की मति मारी गई। संयुक्त परिवार का पटरा बैठा और कोई न कोई त्रासद घटना घटी है। सदैव है ये समाज, अपनी सम्मति संबद्ध व्यक्तियों तक संप्रेषित कर देने का कष्ट उठाता रहा है। गुड़िया जानती है कि गुड़िया का विवाह कठिनाई से होगा, बस किसी ऐसे से ही होगा, और इसलिए पढ़ती है प्रेम कहानियां। और कहीं किसी का सचमुच प्रेम हो जाए, प्रेम विवाह हो जाए, तो गुड़िया को सुनकर बहुत आनंद उत्साह होता है। बेबी डीडी की जीती जागती प्रेम कहानी वो बहुत रुचि से सुनती गुनती आई है। डीडी की वो स्वयं फेवरेट जो है। और इस कथा में एक बहुत ही आशाप्रद तथ्य है उसके लिए। अगर बेबी जैसी रूपसी डीडी जैसे लड़के से, मेरा भाई है, बहुत अच्छा है, पर दिखने में तो मामूली ही हुआ, प्यार करने लग सकती है, तो क्या गुड़िया से कोई रूपवान, धनवान प्यार नहीं करने लग सकता कभी? गुड़िया जानती है, इस समाज में हर कोई हर किसी के बारे में हर कुछ जानता है कि डीडी बेबी की प्रेम कथा एक नाजुक मोड़ पर अटक गई है। बबली दी अपने ससुराल वालों के किसी आयोजन में गई थी अल्मोड़ा। वहां उन्होंने लोगों से सुना और फिर इस विषय में गोदी कैजा से बात भी की। बबली दी का इस विषय में विस्तृत और रोचक पत्र आया है। बबली दी लोकप्रिय लेखिका हुई होती यदि उन्होंने अपनी वर्णन शैली का महत्व समझा होता। डीडी की किसी अंग्रेज मीम से लौ लग रही बल, उधर बेबी डीडी के लिए कलप रही। सुस्त जैसी भी दिखी इस बार। शिबो, पहले जितना हंसती भी नहीं, पढ़ती रहती है किताब या फिर तानपुरा लेकर आ करती रहती है। कार्तिक हरों ने इसका ब्याह तिलकपुर नंद किशोर जी के बेटे हरीश से ठहरा रखा। लड़का डॉक्टरी पास हुआ है इसी साल, सब तरह से अच्छा है, पर क्या करते हो, बेबी के मन तो वो तुम्हारा डीडी आया ठहरा। दया लिख रही, डीडी शराबी कबाबी हो गया है बल उस मीम की सोहबत में। अब क्या करें मौसा जी, मैंने तो कितना ही समझाया बेबी को, और सब बातचीत सुंदर सी करने वाली हुई पहाड़ी में। इस बारे में कुछ कहो तो बस देश वाली ठोक देगी। मेरी शादी के बारे में आप कुछ बात मत कीजिए प्लीज। प्लीज बल, प्लीज वालों को कोई कैसे समझा सकने वाला ठहरा।
मुझे तो गोदी कैजा को देखकर बहुत कलकली लगी। वैसे ही जन्मे बीमार ठहरी, ऊपर से बेटी ने ये तमाशा कर रखा ठहरा। गुड़िया को बुरा नहीं लगता प्रेम कहानी का अटक जाना। प्रेम कहानियां अटकनी ही चाहिए कहीं ना कहीं। कुछ पड़ाव आने चाहिए परीक्षा के लिए, लेकिन वहां से अंततः उन्हें बढ़ना चाहिए पूर्ण मिलन के गंतव्य की ओर। तो गुड़िया ने तोड़ा है इस अटकाव को डीडी के नाम चोरी छिपे एक पत्र डालकर। उसने बताया है डीडी को कि दया दी ने शास्त्री जी को क्या लिखा। उसने इंगित किया है कि इसके बावजूद बेबी डीडी से ही विवाह करना चाहती है। और गुड़िया संतुष्ट है कि डीडी ने उत्तर में लिखा है, बेबी को बता कि मैं एक बार कहीं भी कैसे भी उससे मिलना चाहता हूं। कहानी फिर आगे बढ़ सकती है और उसे आगे बढ़ाना गुड़िया के हाथ में है। प्रेम कहानी में उसे कोई तो भूमिका मिली। मुझे ये स्वीकार करते हुए संकोच होता है कि डीडी हाल की घटनाओं से उतना दुखी नहीं हुआ है जितनी मुझे आशंका थी। हम चाहें तो उसे गलत भी समझ सकते हैं। हम शंका उठा सकते हैं कि कहीं इस किंचित बदली हुई मनस्थिति का कोई संबंध गुलनार से तो नहीं है। मर्द होता ही बहुगामी है। हम उसके विशेष खिन्न न होने का संबंध सामाजिक प्राणीशास्त्र के एक और औसत सत्य से भी जोड़ने को लालायित हो सकते हैं कि नर के लिए प्यार का उन्माद वहीं तक होता है जहां तक कि वो स्वीकार न हो जाए। उसके बाद उतार ही उतार है। उधर मादा के लिए उसकी उठान ही स्वीकार से आरंभ होती है। किंतु डीडी कहना चाहेगा, और हमें उसकी बात का पूरी सहृदयता से विचार भी करना होगा, कि मैं उन्माद की उस अवस्था में हूं जिसमें अवसाद के लिए कोई स्थान नहीं। कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता अब। दया दी क्या, स्वयं विधाता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दौड़कर नाप चुका है सीमेंट पथ को इस निशान से उस निशान तक मेरा यान, और अब ये उठेगा उन अनदेखे आसमानों की ओर जो मेरी कल्पना के देखे हुए हैं। कुछ है जो पकाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है मेरे जन्मांग चक्र में, और बेबी का मेरा हो जाना उस कुछ का ही अंश है। बेबी मेरे लिए कोई अलग अकेली इकाई नहीं, मेरी नियति का ही अंश है, और मेरी नियति करवट ले रही है। मैं मद्रास गया, फिल्म लिखने तो नहीं, वो तो अतिशयोक्ति थी, एक तमिल फिल्म के हिंदी रूपांतर में सहायता देने के लिए। वहां मेरी बहुत पूछ हुई। इस बात की संभावना बनी है कि मुझे वहां काफी काम मिलता रहे संवाद लेखन का। बंबई में मुझे डॉक्यूमेंट्री का काम अच्छा मिल रहा है। बहुत दिनों बाद कुछ कविताएं लिखी हैं मैंने, एक कहानी लिखी है। गुलनार ने मुझे सूचित किया है कि मेरी डॉक्यूमेंट्री वहां बहुत पसंद की गई। मॉन्ट्रियल के किसी साप्ताहिक में सिनेमा वेरिते के विषय में प्रकाशित एक लेख में उसका जिक्र किया गया है। गुलनार ने लिखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में मैंने भारत में बनाई अपनी फिल्मों के साथ तुम्हारी भी फिल्म दिखाई। वहां के दिग्दर्शन के प्राध्यापक तुम्हारे विषय में बहुत पूछ रहे थे। डीडी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मानता हूं हो नहीं सकता, तुम होने नहीं देते, किंतु मान लो तर्क के लिए मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत चिंतित होता इस बात से कि दयापति किशन, मेरे मित्र, मुझे काफी खरी खोटी सुना गए। बता गए कि शास्त्री जी मुझसे कैसा भी संबंध स्वीकार कर नहीं सकते। कह गए कि किशन मेरा सम्मान करते हैं लेखक के रूप में, मेरे आचरण को कलाकारोचित बोहेमियाई किंवा बेहयाई मानकर क्षम्य भी ठहरा सकते हैं, किंतु पारिवारिक आग्रह उन्हें बाध्य करते हैं कि पारिवारिक संदर्भ में मुझे अमान्य व्यक्ति घोषित करें। मैं इस बात से भी चिंतित होता कि मुझे बेबी के बड़े भाई कर्नल साहब ने गाली गलौच और धमकी भरा पत्र लिखा है। क्या कहते हो कथानायक? क्यों वहां खिड़की पर बैठ पड़ोसियों के सूखने डले कपड़ों की कतार के पार, तार के उन दो पेड़ों के पार से आती जाती लोकल ट्रेनें देखते मुस्कुराते हो मंद मंद?
क्या कहना चाहती है ये जोरदार अंगड़ाई जिसे भरते हुए तुम उठे हो खिड़की से? कि मैं तुम्हारे संकट को भारतीय मुद्रा में आंक रहा हूं और तुम डॉलर में कितने का रहस्य जान चुके हो? कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस वालों से डिग्री कॉलेज खत्याड़ी अल्मोड़ा की भाषा नहीं बोली जानी चाहिए? और ये तुम काल्पनिक रस्सी से क्या कूदने लगे कमरे में? डीडी, कथानायक, अगर मैं तेरी जगह होता तो किंचित चिंतित हो उठता इस उत्साह में भी। बात क्या है? बात यह है कि मैंने एक पत्र डाल दिया है गुड़िया को, जो एक पत्र डाल देगी बेबी को, जो एक पत्र डाल देगी गुड़िया को, जो एक पत्र डाल देगी मुझको। फिर मिलन होगा मेरा और बेबी का, और मिलन हुआ वरण हुआ। You know what? I'm gonna fetch myself a bride. Are you now? Yeah, sure. मैं वृद्ध हूं कथानायक। मैं समझ नहीं पाता तुम्हारी ये याह स्योह की भाषा। गुलनार समझे तो समझे, किंतु प्रसंग यहां गुलनार का नहीं, आयुष्मती मैत्रेयी का है, जो श्रीमान पंडित प्रवर ज्योतिर्विद विष्णु दत्त शास्त्री की सुपुत्री हैं। ऐसा? तो तुम समझ लो, समझा दो शास्त्री जी को उस भाषा में जिसमें तुम समझ सकते हो। शिव कृपा से श्रीयुत मेघ है ये डीडी। आच्छादित कर दिया है उसने आकाश, बगड़गांव अल्मोड़ा से लेकर बर्कले अमेरिका तक। विद्युल्लता है मैत्रेयी, चिरंतन अंक शायनी है उस मेघ की। क्षणमपि अलग वे नहीं हो सकते। और अब जाओ तुम भी शास्त्री जी भी, और पूछ लो अपने अपने जनार्दन से कातर स्वर में, किम करोमी, किम करोमी। निश्चय ही हम पूछेंगे, पूरा आदर देंगे तुम्हारे इस आत्मविश्वास को। किंतु अब जबकि उस काल्पनिक रस्सी को कूद चुकने के बाद कहीं किन्हीं अदृश्य शत्रुओं पर यहां मुष्टि प्रहार कर रहे हो तुम, क्या मैं इस तथ्य को रेखांकित कर सकता हूं कि चक्र पथ के आदि और अंत में स्थित चेहरे का बिंब मेघ की अंकशायनी विद्युल्लता के बिंब से भिन्न है, या कि तुम ऐसे सूक्ष्म विभेद को भी पंडिताऊ समझते हो? शास्त्री जी किम करोमी तो नहीं पूछ रहे हैं, ये अवश्य चाह रहे हैं कि किसी चमत्कार से अल्मोड़ा काशी बन जाए। उनके भीतर की बेचैनी शांत एकांत काशी का आह्वान कर रही है। बंगाली टोला में काली मंदिर से आगे जाकर बाएं घूमेंगे तो अपेक्षाकृत सूनी उपगली में आपको मिलेगा शास्त्री जी का 5 मंजिला पुश्तैनी मकान। सबसे नीचे की मंजिल घाट की ओर खुलती है। बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए तो उसमें पानी भर जाता है। सामान्यतः वहां गायें बांधी जाती हैं। साधु संत और छोटे मोटे खोमचे वाले बैठे रहते हैं। गली से मकान की पहली मंजिल में प्रवेश मिलता है। बगल की दीवार पर लगा रस्सा पकड़कर आप तीखी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की मंजिलों में जा सकते हैं। हर मंजिल के झरोखानुमा गलियारे से गंगा दर्शन होता है आपको। तीसरी मंजिल में एक बंद अंधेरा सा कमरा है जिसमें शास्त्री जी की सुहाग रात व्यतीत हुई और जो आगे चलकर शास्त्री दंपत्ति का कमरा माना जाता रहा। चौथी मंजिल में वो अध्ययन कक्ष है जो शास्त्री जी को अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में मिला। इसी को उन्होंने फिर पूरी तरह अपना कमरा बना लिया। मंजिलों के बीच धूप हवा आने जाने देने के लिए जो जंगले लगे हुए हैं, उनके आर पार ही शास्त्री शास्त्रानी का संवाद हुआ करता अधिकतर। कभी कभी किसी एकांत मंत्रणा के लिए शास्त्री जी तीखी सीढ़ियां उतरकर तिमंजिले में जाते। अधिकतर यही कि मैं भला, मेरा अध्ययन कक्ष भला। कोई स्वर पहुंचता भी है गली से इस एकांत ऊंचाई पर तो वो जाना हुआ होता है। का रजा, आज बाजी लड़ी कि नहीं? ऐसा कोई कह रहा है तो किशनलाल खत्री, शतरंज के दूसरे शौकीन मुन्ना बाबू अग्रवाल से ही। देख मालिक, आज अगर पार चल के भांग नहीं छलल तो ठीक न होई। ये मन्नन और छन्नन इन दो गुरुओं के वार्तालाप का ही अंश हो सकता है।
मारपीट और गाली गलौज की आवाजें आ रही हैं, तो ये माना जा सकता है कि गंगा पुत्र पंडे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ मरे हैं। बच्चों बच्चों के शोर के साथ प्रोत्साहन देने वाले स्वर भी सुनाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि दो सांडों में भिड़ंत हो गई है। नहीं, शास्त्री जी किम करोमी नहीं पूछ रहे हैं। इतने वेहवल अवश्य हैं कि काशी को इस तरह याद कर रहे हैं मानो वो काशी नहीं, उस मां का गर्भ हो जिसे भगवान ने बालक शास्त्री से तब छीन लिया था जब वो 11 वर्ष का था। उसका उपनयन हो चुका था और एकमात्र पुत्र होने के नाते दाह संस्कार से लेकर वार्षिक श्राद्ध तक सारे संस्कार उसे करने पड़े थे। उसकी मां उसके लिए और तमाम चीजों के साथ साथ कुशाओं को मोड़कर गांठ देकर रचा गया एक पुतला भी बनी थी, जिसके हाथ पांव उसने तिल, यव, चंदन मिले पानी से धुलाए थे। शास्त्री जी चाहें तो भी अपनी मां के गर्भ में होने की कोई स्मृति सजग नहीं कर सकते, किंतु उन्हें दूसरी मंजिल का वो बड़ा सा अंधेरा कमरा गर्भ स्वरूप अवश्य याद आता है, जहां किसी धधकती दोपहरी, तपती तिपहरी बालक शास्त्री अपनी माता के सानिध्य में फर्श पर चटाई डालकर लेटा रहता था। एक अन्य स्तर पर वो चौथी मंजिल का अध्ययन कक्ष शास्त्री जी को गर्भ प्रतीत हुआ, क्योंकि पोथियां शास्त्रियों की माताएं होती आई हैं। कभी कभी अपने पिताश्री को किसी पोथी को फीतेदार रेशमी कपड़े में लपेटते हुए देखकर युवा शास्त्री को यह अनुभूति होती कि पंडित प्रवर स्वयं को भी उसी में लपेट चुके हैं और अब जो समक्ष है वो मात्र मशीनी काया है। अध्ययन कक्ष की वे तमाम पोथियां जिस धर्म, संस्कृति और शास्त्र के संबंध में थीं, उसकी सनातन नगरी होने के नाते काशी भी शास्त्री जी के लिए गर्भवत ठहरी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। अचरज इस बात पर हम अवश्य कर सकते हैं कि शास्त्री जी काशी में रहते हुए भी एक विशिष्ट अर्थ में काशी से अछूते रहे। जो ससुराल का भात तक नहीं खा सकता था, वो शास्त्री काशी के षड्रस थाल से भला क्या खा और चख सकता था। परहेज न करने वाले मित्र या स्वजन आए कभी तो उन्हें शास्त्री जी निश्चय ही खिलवाते रहे पूरे उत्साह से, बाजार ले जाकर अथवा घर में ही मंगवाकर। राम भंडार का मालपुआ, मलाई लड्डू, परवल और तिरंगी बर्फी, कचौड़ी गली की घूघरी, कचौड़ी, जलेबी जलेबा, चौक के थाने के सामने वाले लखनऊआ हलवाई की अथवा चित्रा सिनेमा के सामने फौहारे पर छोटे लाल की चाट, दही बूंदियां, समोसा, चिवड़ा मटर, घिया लच्छा, मगदल, ब्रह्मनाल की भांग और लस्सी, बांस फाटक की बादाम ठंडाई। शुरू में नव विवाहिता शास्त्रानी उन्हें बहुत छेड़ती, उकसाती, दिखा दिखा कर खाती, कहती, ओहो बर्फी तो खा लो, मावा खाने में कैसा परहेज, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आहा कितनी स्वादिष्ट, खा लो, खोलो तो मुंह। किंतु युवा शास्त्री पैतृक पद से विचलित नहीं हुआ। कभी घर की भैंस के दूध से घर में ही मावा बनेगा तो बाप बेटा खाएंगे, नहीं तो उनकी जीभ मीठे के लिए नहीं ललचाएगी। शास्त्रियों ने ये माना कि संयम सामाजिक बड़प्पन की अनिवार्य शर्त है। लंघन ही मोती चुग्गे हंसा का जीवन है, कुछ ऐसा उनका दर्पपूर्ण दुराग्रह रहा। शास्त्री जी ने काशी कभी पूरी तरह देखी भी नहीं। सावन में सारनाथ और दुर्गा जी का मेला उनका अनदेखा रहा। संक्रांति पर नीची बाग में बटेरों की लड़ाई होती है, ऐसा उन्होंने सुना भर। नाग पंचमी पर कुश्तियां देखने के लिए उन्होंने जग्गू सेठ या गोस्वामी तुलसीदास अखाड़े का रास्ता कभी नहीं पकड़ा। संकट मोचन के कजरी दंगल में कभी नहीं गए। बुढ़वा मंगल शास्त्रानी के दुराग्रह पर देखा तो एक बार अपने मकान के झरोखे से ही। महान आश्चर्य कि शास्त्री जी कभी किसी सत्संग, कीर्तन या कथा में नहीं गए, किसी महात्मा का प्रवचन सुनने भी नहीं बैठे।
और उन चमत्कारी सिद्धों के श्रीचरणों की भी उनको कोई खोज नहीं रही जिनका गोपीनाथ बहुधा उल्लेख करते थे। पिताश्री से उन्हें जिस शुष्क पांडित्यपूर्ण कर्मकांडी धर्म की दीक्षा मिली, उसमें इस प्रकार के भावुक तमाशों के लिए कोई स्थान नहीं था। पिताश्री को मोक्ष मूलर मार्का काशी में भी विशेष आस्था नहीं थी। वे पश्चिम द्वारा पूर्व खोज लिए जाने अथवा आधुनिक भारत द्वारा पूर्व और पश्चिम का अपूर्व समन्वय कर लिए जाने के विषय में रंच मात्र भी उत्साही न थे। उन्हें विश्वास था तो इसी में कि पोथियों में कुछ है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखना है, इसलिए कि एक दिन सारा संसार उसे मांगेगा, इसलिए कि वो पुनः अवतरित होगा और उन लोगों के विषय में जिज्ञासा करेगा जिन्होंने इस सब को संभाल रखा है, इसलिए कि कुछ भी नहीं होगा अथवा जो भी होगा होता रहा है, कुछ भी नहीं के समतुल्य ही होगा, हुआ है, और संभाले रखना एक सनातन तथा प्रीतिकर बाध्यता है। पिताजी ने इस विषय में कभी कुछ बताया नहीं। यही गनीमत हुई कि उन्होंने अपने युवा पुत्र को अपने मित्रों के जोर देने पर, उसकी प्रखर मेधा से स्वयं प्रभावित होने पर आधुनिक पद्धति से भी शिक्षा लेने दी, किंतु बार बार आग्रह पूर्वक वो उससे कहते रहे कि देख, मैं तेरे फर्स्ट डिवीजन पास होने से प्रभावित हो जाने वालों में से नहीं। मेरे लिए इस बात का भी कोई महत्व नहीं कि तू साहित्य का पंडित हो गया है। मेरे लिए जो है सो इन पोथियों में है, सनातन धर्म के सनातन अनुशासन में है। सुबह सुबह उठा देते पिताश्री, धार्मिक परेड सी करा देते दिन भर। कभी छाती से लगाया हो एकमात्र पुत्र को ऐसा याद नहीं पड़ता। इतना अवश्य है कि धोतीधारी छुटंका ब्रह्मचारी कभी अपने बाल स्वर में किसी कठिन श्लोक का अन्वय करके फर्राटे से रटी रटाई टीका संस्कृत में उचारता अथवा पूर्वजों के शुक्ल यजुर्वेद के किसी अंश का सर्वथा निर्दोष पाठ करता, तो पंडित पिता उसे पहले निर्निमेष देखता रह जाता, फिर पास बुलाता और भयभीत होकर निकट आए बालक के सिर पर हाथ रख देता और फिर सोचता अपने पिता के बारे में, पितामह के बारे में, और पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे जाते हुए आंगिरस के बारे में सोचता और संतोष की सांस लेता और बालक के सिर पर मालिश करती सी उंगलियां फेरकर कहता, अब जा, अपनी मां से कुछ खाने को मांग ले। और वो ब्रह्मचारी लटपटाती धोती संभालता हुआ उन तीखी सीढ़ियों से उतर जाता दुमंजिले में, जहां उसे फिर से बालक बन जाने की छूट थी। एक माने में हम कह सकते हैं कि शास्त्री जी की काशी चौथी मंजिल पर मिले पिता की खुरदुरी गठीली उंगलियों के स्पर्श और दूसरी मंजिल पर मां द्वारा दिए गए किसी फल के स्वाद तक ही सीमित रही। तथापि एक आधुनिक शिक्षा लेने देने के लिए घर से बाहर निकले इस शास्त्री के लिए एक और काशी ने भी आकार लिया। ये काशी थी क्वींस कॉलेज और विश्वविद्यालय की, सरस्वती पुस्तकालय और कारमाइकल लाइब्रेरी की, प्रसिद्ध संस्कृत पुस्तक विक्रेता मास्टर खिलाड़ीलाल और नए नए प्रकाशक पुस्तक विक्रेता विद्याभूषण की। यहीं अक्सर शाम को शास्त्री जी की जयशंकर और अन्य हिंदी लेखकों से भेंट होती। मैदांगिन स्थित नागरी प्रचारिणी सभा की, जहां श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल का दरबार लगता। सिगरा स्थित भगवान दास और श्री प्रकाश की कोठियों की, जिनमें समन्वयवादी विद्वानों का जमावड़ा होता। ये काशी थी नगदा पर गंगा किनारे स्थित शिव प्रसाद गुप्त के भव्य निवास की, दैनिक आज की, ज्ञान मंडल की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, सनातन के मध्य पुनर्जागरण की काशी, जिसके शास्त्री जी बहुत उत्साही दर्शक और श्रद्धालु श्रोता रहे, लेकिन सक्रिय कार्यकर्ता कभी नहीं बन पाए। कुछ इसलिए कि पिताजी इस सब की व्यर्थता को रेखांकित करते रहे थे, कुछ इसलिए कि वो स्वयं स्वभाव से संकोची और अपनी प्रतिभा और क्षमता के विषय में शंकालु थे। कितना तो मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे कुछ लिखें,
लेकिन उनसे ये तक नहीं सधा। शोध प्रबंध लिखना तक वे टालते रहे और जब व्यवसाय के लिए शास्त्री के पुछल्ले के साथ साथ डॉक्टर का चुटरल्ला भी आवश्यक सा हो गया, तब अधेड़ावस्था में उन्होंने सीधे ही डीलिट किया। शास्त्री जी की एक काशी इष्ट मित्रों और स्वजनों की काशी भी थी, जो अधिकतर पंचगंगा घाट, मंगला गौरी मंदिर, बिंदु माधव मंदिर और दूध विनायक में बसे हुए थे। इसी काशी में अपने पिता के जैसे ज्योतिषाचार्यों की काशी भी थी। त्रिपुरा भैरवी वाले दाऊ जी आज इस संकट की घड़ी में उन्हें याद आ रहे हैं। एक उनकी सबेरे की सधी बंधी सैर की काशी भी थी। घर से निकले, दशाश्वमेध वाली सड़क पकड़ी, ढेड़सी पुल गए, वहां से गदौलिया और नई सड़क होते हुए बेनिया बाग का चक्कर लगाया, साहित्यिक मित्रों से बात की, लौटे। नई सड़क से आते जाते ध्यान रखा कि कहीं भूल से गर्दन घूमे नहीं, कहीं गलती से दाल मंडी नजर न आ जाए। हां, काशी दाल मंडी के कोठों में ठुमक रही थी, ठुमरी सुना रही थी, लेकिन शास्त्री जी ने कभी उस ओर झांका तक नहीं। यद्यपि जयशंकर की सूंघनी की दुकान इसी गली में थी। शास्त्री जी को पता था कि अच्छे अच्छे कर्मकांडी भी इत्र फुलेल से महकती इस गली में अपवित्र पवित्रोवा कहे बिना घुस जाते हैं सांझ समय, किंतु उन्हें कभी साहस नहीं हुआ कि इस गली में कदम रख दें। सैर से लौटकर नित्य गंगा स्नान, पूजा पाठ और फिर अध्ययन। काशी शास्त्री जी ने कभी कायदे से देखी चखी नहीं, सुनी भी तो नीरस शास्त्रार्थ में सुनी। उनकी स्मृति में ये नगरी किसी स्वाद, किसी बिंब, किसी स्वर के रूप में नहीं, गंध के रूप में प्रतिष्ठित है। उन तमाम व्यंजनों की गंध जो उन्होंने चखे नहीं, उन तमाम दंगलों की गंध जो उन्होंने देखे नहीं, सकरी गलियों की ठंडी सीली गंध, अध अंधियारे की गंध, तुलसी, बिल्वपत्र, पारिजात, मौलश्री, मोतिया, बेला की गंध, हव्य और कव्य की गंध, गंगाजल और पंचामृत की गंध, गुर्दे के रोग से मरते बलिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कठोर पिता के श्वासों की नौसादर की गंध, सुकोमल माता की चिता की गंध, गीली कुशाओं और पिंडों की गंध, चलते हुए भी ठहरे हुए काल की गंध, पुरानी पोथियों की गंध, कुछ बासी सी बोझिल सी गंध, कभी बहुत पहले लगाए किंतु अब तक महकते इत्र की गंध। काशी की गंध बसी है शास्त्री जी की स्मृति में। यहाँ इस दुमंजिले के अध्ययन कक्ष में, जो वो चौमंजिले का अध्ययन कक्ष नहीं है, अल्मोड़ा में जो वो काशी नहीं है, किंतु जिसे विडंबना प्रिय विधाता ने एक वाराणसीय वृद्ध की काशी बना दिया है, ये शास्त्री उसी की गंध की स्मृति के सहारे अपने चारों ओर वही काशी कवच स्वरूप रच लेने को विह्वल है। शास्त्री जी चाहते हैं कि गली में शोर भी मचे तो मुझे पोथी रख देने की, खिड़की से झांकने की आवश्यकता न पड़े। मैं अनुमान कर सकूं बैठा बैठा कि कैसा शोर है, या तिमंजिले के जंगले के आर पार मेरी घरवाली उस शोर का ऐसा विवरण दे जो कह रहा हो, तुम पढ़ते रहो, तुम्हारे लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। वो आश्वासन चाहते हैं कि किसी भी शोर के बावजूद उनकी और गली की स्थिति में परस्पर संबंध में कोई अंतर नहीं आने वाला है। उनकी आंखों के आगे सदा या तो सनातन शब्द समूह होंगे या झरोखे से दिखने वाला गंगा का उतना ही सनातन प्रवाह। कोई भी कोलाहल भंग न कर सके मेरे अध्ययन का एकांत, ऐसा चाहते हैं शास्त्री जी। जो कोहराम मचा है उनके कुनबे में, जो फुसफुसाहट फैली हुई है इस नगर में, वो शास्त्री जी को बेचैन कर गई है। बेबी और डीडी के मामले में सारा कुनबा उनके विरुद्ध है। ये नहीं कि शास्त्री जी मैत्रेयी और डीडी का विवाह कराना चाहते हैं, यही कि वो संप्रति उसका विवाह किसी से भी उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं कराना चाहते हैं। कर्नल कार्तिकेय और इंजीनियर श्री गोपाल
घर के मामलों में दिलचस्पी रखने वाले उनके बेटों का ये आग्रह है कि बेबी का विवाह जल्दी से जल्दी करा देना चाहिए, नहीं तो वो बदनाम हो जाएगी और उसका विवाह कहीं नहीं हो सकेगा। लंदन में जा बसे डॉक्टर मेघातिथि को परिवार से विशेष मतलब नहीं रह गया है और सबसे छोटा डॉक्टर मुरली मनोहर अपने समान राशि समान वृत्ति लंदनवासी भाई के पद चिन्हों पर चल पड़ा है। शास्त्री जी काशी कवच के लिए ललक रहे हैं। अगर काशी न छोड़ा होता तो ये सब ना हुआ होता, ऐसा कहता है उनका मन। और यही मन ये भी जानता है कि काशी उन्होंने छोड़ा ही इसलिए। सारे विवाद की ये जननी मैत्रेयी उनके बीच से जन्मी ही इसीलिए कि कुछ हुआ वहां भी ऐसा जिससे वो कवच भी उन्हें बचा नहीं पाया। पिताश्री की मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने कुल 2 ऐसे कार्य किए जिन्हें गोलोकवासी पंडित प्रवर निश्चय ही निंदनीय ठहराते। पहला, ठेठ पहाड़ी पत्नी का दुराग्रह अंततः स्वीकार करते हुए चाय को अपने लिए पेय मान लेना। स्वयं ही बनाकर पीते हैं, अपने अध्ययन कक्ष के एक पवित्र किए गए रखे गए कोने में। दूसरा, संस्कृत पढ़ने आई हुई एक विदेशी कन्या को वेद वेदांत पढ़ाने के लिए सहमत हो जाना। किसी ने उनसे इसके लिए दुराग्रह नहीं किया था। इस कन्या ने भी आंग्ल भाषी तथा अन्य बातों के साथ साथ आंग्ल साहित्य के भी ज्ञाता इस शास्त्री से विनती ही की थी। ऐसी विनती उसने शास्त्री जी के सहयोगियों से भी की। सभी विद्वान किसी कन्या को, और सो भी मलेच्छ, वेद पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे और चाहते थे कि मालवीय जी इसकी अनुमति ही न दें। किंतु मालवीय जी ने नरो व कुंजरो व विधि अपनाई और कहा कि यदि कोई पंडित अलग से कक्षा लेकर इस कन्या को वेद पढ़ा दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और आश्चर्य कि शास्त्री जी इसके लिए तैयार हो गए। पुनर्जागरण ने कहां जाकर मारा इस पंडित को। यदि शास्त्री जी को अपने पिताश्री की परंपरा से विद्रोह करना ही था तो उस समय करते ना, जिस समय कन्यादान संकल्प उठा लिए जाने के बाद वधू पक्ष को बारात लौटवा देनी पड़ी। इतने वर्षों बाद और इस तरह विद्रोह करने का क्या अर्थ? विद्रोह देखने के लिए पिताश्री सामने बैठे भी नहीं है। इस मलेच्छ कन्या को वेद पढ़ाने का साहस उस शाम मंगेतर को न अपनाने की कायरता का क्षतिपूरक कैसे होगा? किंतु माना शास्त्री जी ने। मैत्रेयी, गार्गी आदि विदुषियों का हवाला देते हुए उन्होंने इस दुस्साहस को परंपरा स्वीकृत बनाने का यत्न भी किया। वो अप्रीतिकर विवाद के विषय बने और कान्यकुब्जों तथा सरयू पाणियों के आपसी झगड़े में संस्कृत कॉलेज की जो प्रिंसिपली इस कुमाऊनी ब्राह्मण को सहज ही मिल जाती, वो आगे चलकर नहीं मिली। कुछ ही वर्ष बाद शास्त्री जी ने समय से पहले अवकाश ले लिया और रुग्णा पत्नी के साथ पहाड़ में आ बसे कि शायद यहीं उन्हें शांति मिले और उसे स्वास्थ्य लाभ हो। शास्त्री जी विह्वल हैं और उनकी विह्वलता का अकाट्य प्रमाण ये है कि वो घर में बाहर वाली बोली बोल रहे हैं, काशी की भोजपुरी। पारिवारिक परंपरा ये है कि घर में कुमाऊनी ही बोली जाए, उच्चारण वाराणसी हो तो होता रहे। जो स्वजन अपनी बोली ही न जानते हो अथवा आधुनिक होने के मोह में भुला देना चाहते हो, उनसे हिंदी बोली जाए। हिंदी में थोड़ा बहुत आया रहा गया रहा वाला बनारसी लटका कभी गलती से आ जाए तो आने दिया जाए। काशी के गैर कुमाऊनी मित्रों से भोजपुरी बोली जाए, खासकर तब जबकि गंभीर मंत्रणा का अवसर हो। घरवाली से बाहर वाली बोल रहे हैं शास्त्री जी इस बेला, जब अपने अध्ययन कक्ष से उठकर उसके बीमार रहने के कक्ष में आ गए हैं। कार्तिकेय का महतारी, कह रहे हैं वो कार्तिकेयक ईजा की जगह। किसी कमरे में बंद कबूतरों की तरह बार बार फड़फड़ाती अपनी गदोलियों को कभी परस्पर बांधकर, कभी परस्पर रगड़ मसल कर, कार्तिकेय का महतारी। और कार्तिकेय की बहुधा रुग्णा महतारी मकान के इस सबसे अधिक घुटे घुटे कमरे में, जो उसे प्रिय है,
जो उसे स्मरण कराता है काशी की एक हवेली के तिमंजिले में स्थित एक बंद अधेरे कक्ष का, जहां पटिया गांव से आई किसी 15 वर्षीय ने किसी और सौभाग्याकांक्षिणी के लिए गढ़ाए गए भारी जेवरों से अकस्मात लाद दी गई रातों रात किसी सौभाग्यवती ने पहली बार भरपूर देखा था उस 20 वर्षीय युवक को, जो पैतृक आदेश का पालन करते हुए कभी नहीं खोएगा उसकी माता द्वारा बनाया गया भात, किंतु जो उसी आदेश के अंतर्गत अब भोगेगा उस किशोरी के मुख और योनि का स्राव वंशवर्धन के निमित्त। कार्तिकेय का महतारी को, जो तब कार्तिकेय की महतारी नहीं केवल बहू थी, रास आया था वो बंद अंधेरा कक्ष जहां उसका सौभाग्य प्रकाशित हुआ। उसे प्रिय हुआ था काशी का वो मूढ़ पंडित, जो पैतृक आदेश के उस विडंबनापूर्ण पक्ष को न देख पाया जिसे गंवई गांव की एक किशोरी भी स्पष्ट देख रही थी तब जब इस युवा पंडित ने लैंप की लौ धीमी की और धोती की लांग ढीली की उस बंद अंधेरे कमरे में। कार्तिकेय का महतारी, तू इसी तरह हमें बुलाता रहेगा कि कुछ बोला भी करेगा? चाहे तो तू ये समझा हो कि जो तुझे कहे का है वो हमें पहले से मालूम है। हम सब सुन ले चुकी तेरी इन फड़फड़ाती गदेरियों में। तू ठीक है समझा है कार्तिकेय का बाबू। किसी लड़का को अपने माई को ये नहीं बताना पड़ता कि उसे का चाहिए। हमके 5 पांडवन भैलन, कार्तिकेय, मेघातिथि, श्री गोपाल, मुरली मनोहर और तू। वो रात भूल गया क्या? अपने अरमान की अर्थी लेकर यूनिवर्सिटी से लौटा रहा, कुछ खाया पिया नहीं, धरतिया तक अपना कमरा में बैठ के अपने बाबूजी की ज्योतिष वाला किसी किताब के नए संस्करण के प्रूफ देखता रहा। फिर बत्ती बुझाकर अंगना में लोहा के जंगला पर आकर खड़ा हो गया रहा। देर तक वहीं से देखता रहा हमरी कोठरी की तरफ, जिसमें लड़कन के बड़े हो जाने के बाद तू रात बितावे कभी आया नहीं रहा। फिर सीढ़ियों पर तेरी आहट हुई रही, माथा झुकाए तू आया रहा हमार देहरिया तक। ठिठका भया वहां। हम अपना अंधार घुप कोठरिया में पूछे रही, हो नींद नहीं उड़े के? क्यों जी, नींद नहीं आती क्या? और तू जवाब में पूछ रहा अनोखी बात, जागत हो का? अरे जागी नहीं तो क्या नींदे में पूछ ली है तेरे नींद का मिजाज? कभी सोई है तेरे सुलौले बिना? कभी सोचा तूने कौन संभालता है तेरे बिखरे कागज पत्तर किताब? कौन ओढ़ा जाता है ओढ़ना? और कभी कभार कौन बुझा जाता है बत्ती, उतार जाता है चश्मा? तू अपने मेहरारू से बोल रहा बाहर वाली बोली, तेरे भीतर दबा तूफान बोल रहा। इसी से हम भी बोली वही बोली। आओ बैठ। और तू सुनाता रहे अपने यूनिवर्सिटी डिपार्ट के पचड़े। तू बड़का सुधारवादी एक ठे बिलायती लड़की के बेदांती बनावे में कैसे दांत तुड़वा बैठा अपने। अरे वो सब हम नहीं जानती। कपारे में तेल लगाना जानती हैं, पांव दबाना जानती हैं, फिर भी नींद ना आवे तो खुद बिछौना बन जाना जानती हैं। जौन घड़ी तू हमारी ढलमल छाती ले लिया रहा मुंह में, एकदम दुधमुहा लगा रहा हमको। और उस घड़ी हम मनाए रही कि हे भगवान हम में रह जाए, जग हंसाई होए तो होए, हम में रह जाए। एक खिलौना और दे सके इस दुधमुहे को, बिटिया हो वो, कन्यादान का पुण्य मिले इसे, ये नाना भी बने, एक और खानदान में याद किया जाए इसे, इसकी पिछली 3 पीढ़ियों को। भगवान सुन ली हमारी। तू उस झुनझुने को लेकर घूमा फिरा उछल उछल के। अब जब समझ में आई कि वो झुनझुना नहीं बिटिया है, तो महतारी महतारी करता आ गया हमारे पास। कार्तिकेय का महतारी का करे महतारी, वो तो खुद है वैसे ही बीमार की तरह रहती आई रही उसी बंद अंधार कोठरिया में, और आखिरी सॉरी उसको चूस के रख दिए रही। फिर भी जब तक शक्ति रही तेरी कुल दुनियादारी समझ ली उसने। तेरे लड़कन के बियाह में तुझे कोई झंझट नहीं होए दिया। अब बिटिया के बियाह में होता है तो वो भी मेरी वजह से।
हमें इतना शक्ति नहीं है कि तुझसे और तेरी बिटिया से सल्टी फिरी आई। इसी से हम खटिया पकड़ ले ली। अब तू बाप बेटी जॉन जी में आए वो कर। कार्तिकेय का महतारी, अब इसमें महतारी के सोचे समझे बतावे का रह क्या गया। अरे हम कार्तिकेय के महतारी हैं तो तू उसका कुछो नहीं है का? सबसे बड़का लड़का है हमारा, और सब लड़कन के ब्याहे में उसकी और उसकी महरारू की बात सुनी गई रही। क्या बेटी के ब्याह में हम उसकी राय ठुकरा देंगे? कितना बढ़िया दूल्हा वो खोजे है। तू खुदे कुंडली मिला के देख लिया रहा, 32 गुण मिलते रहे। जबान दे चुके रहे तेरा लड़का पतेहू तिलकपुर वालन को। क्या तू ये कहा चाहे है कि उनको तेरी तरफ से बात पक्की करे का कोई हक नहीं है? कार्तिकेय का महतारी, या यही तू शास्त्री लोगन के कुल परंपरा कि जहां जबान दी रही और फिर शादी करी नहीं, रातों रात जाके हमारी जैसी अभागिन के ब्याह लेके आए रहे। रातों रात क्या, अब अपने दुलारो बिटिया का ब्याह उस बदनसीब से कर देवे वाला हो जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा। तू हमारे नैहर वाले के अछूत माना रहा, अब कहाँ गई तेरी नाक कि अपने बिटिया के अछूत बनावे पर तुला है? कार्तिकेय का महतारी, हमें कहे देव, तिलकपुर वालन लड़की के नवा फोटो मांग रहे और कार्तिक उस डीडी के खींचे फोटो में से एक थे बढ़िया उठा ले लिया रहा, तो इनमें कौन सा ऐसा जुल्म हो गया रहा जो तू अपने सिर चढ़ी को अपने आंख के सामने मेरे पहिलौठे के बेइज्जत करने दिया? का मतलब रहा उसका फोटो छीने की कोशिश करेगा और छीना झपटी में फाड़ देवे का? का मतलब रहा उसका कार्तिक से ये कहेगा कि जब तक हमार बाप जिंदा है तू कौन होता है? का गलत किया कार्तिक जो एक थप्पड़ मार दिया रहा, फाड़ दिया रहा उस एक एक करके उस कलमुहे डीडी का खींचा कुल फोटो? तुझे क्या जरूरत रही कार्तिकेय कार्तिकेय कहते चले जाने की? अपनी उस मैत्रेयी के ना ही टोक सकत क्या? का जरूरत रही तुझे कार्तिक से ये कहे कि तिलकपुर वालन को लिख दो, अभी बिटिया छोट है? तू क्यों कहा रहा कार्तिक से कि इस मामले को ठंडे दिमाग से सोचे की जरूरत है? कार्तिकेय का महतारी, अब इसमें कार्तिकेय का महतारी क्या करे कि कार्तिकेय गुस्सा होकर चला गया? उसका गुस्सा तो तू जानबे करा। तेरे बाप पर जो गया है मेरा पहलौठा, हमरे नैहरे तो सब जो आज्ञा सरकार कहने वाले लोग रहे, ना होते तो एक बा एक कोई बारात बनारसियन की आ जाती उनके दुआरे और वो सब धन्य भाग कह के कन्यादान कर देते। कार्तिकेय का महतारी, अरे गुस्सा गया है तो तेरा लड़का ही तो है, मनाए मान ही जाएगा। कौन आफत आ गई है? क्या महतारी महतारी लगाई है? मर्दों के काम है ये। महतारी लिखे चिट्ठी तिलकपुरियन के, वो भेजे फोटो, वो तय करे लगन। क्या इसी बात से डरता रहेगा कि बिटिया गुस्सा जाएगी? लाड़ प्यार से समझा नहीं सकता उसे? तेरी कोई बात टाली है उसने? और ना भी माने तो हम पूछती हैं कि कब से तू शास्त्री लोगन के कन्या के इतना ख्याल होवे लगा? जब अधरतिया बारात लेकर पटिया पहुंचा रहा तो कोई पुछवाए लिया रहा का कि जॉन लड़की के नींद से उठा के कंघी चोटी करी जा रही है, जिसकी जुएं मारी जा रही हैं, उसे ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं? कार्तिकेय का महतारी, इधर तू अपनी बेटी को तू ही तू करा जाता है और इधर समाज में उस पर थू थू ही शुरू हो चुकी है। अगर तू इस तिलकपुर वाला रिश्ता में तनिको हिचकिचाया तो लोग जो इस बखत फुसुर फुसुर कहते भय, डंके की चोट पर कहे लगेंगे कि तेरी बिटिया उस डीडी से फंसी है। कार्तिकेय का महतारी, अरे बलिहारी हो पंडित जी आपके बुद्धि के, सब ऐरन गैरन से पूछते चलते हैं का करे का चाहिए। उस बबली से पूछा, ठीक है वो हमारी बहन बेटी, लेकिन सगी बहन की नहीं, और ऐसन मामला में तो हम सगी बहन की बेटी का सगी बहन से भी कुछो ना पूछी। परम है हमारी बिंदी और उसकी बिटियान, एट्ठिन से जाते तो वो सब जगह फैला दी होगी बात। बेटी को बदनाम करा के मानोगे पंडित जी? कार्तिकेय का महतारी, ये महतारी महतारी कब तक लगाए रहोगे जी?
कपार दुखा गया है महतारी का, मूरख पंडित की गिरस्ती संभालते संभालते। शास्त्रानी जी कराहती हैं, करवट बदलती हैं। इस कमरे में किसी ने कुछ कहा नहीं है। दोनों जने देखते रहे हैं एक दूसरे को, सोचते रहे हैं एक दूसरे के विचार, सुनते रहे हैं एक दूसरे को अपने ही भीतर से, एक दूसरे के सुदीर्घ अनुभव से। विफल दाम्पत्य संवादहीनता को जन्म देता है, सुफल दाम्पत्य संवाद की अनावश्यकता को। क्या मौन ही विवाह की चरम परिणति है? शास्त्री जी आप बैठ गए हैं घरवाली के सिरहाने, माथे पर उसके हाथ रखकर पूछ रहे हैं, दवाई ले रहलू? अब शास्त्रानी जी करवट बदलकर फिर उन्मुख हो गई हैं आपसे, सिर हिलाकर हां कह रही हैं। कैसी सजल थकान है उनकी आंखों में। आप कह रहे हैं, मैत्रेयी का नया फोटो खिंचवा लेहल जाई अर्जेंट। वो उठ बैठी हैं, पूछ रही हैं, बादाम मुनक्का देले रहल उदय सिंह? आप कह रहे हैं, हां, और बता रहे हैं एक बात, कल हम तिलकपुर वालन के लिख देव तारीख तय करे के बदी। शास्त्रानी जी उठ खड़ी हुई हैं और सिर पर पल्ला खींचकर कह रही हैं, यही में बुद्धिमानी हो। शास्त्री जी खिड़की के बाहर देख रहे हैं, वहां गंगा नहीं है, एक अकेला खिला गुलाब है और उसे देखकर वो उदास हो रहे हैं। किंतु उठाइए शास्त्री जी गांडीव और घुटनों के बल गिरने की फिर न सोचने लगिए। वो डीडी की दी हुई साड़ी पहनकर फोटो खिंचाने गई है। अब हर बात में तो आपत्ति की नहीं जा सकती, यही बहुत है कि फोटो खिंचाने के लिए राजी हुई है। पुरानी चाल का है फोटोग्राफर। उसने ऊंची सी तिपाई पर रखवाया है पीतल का वो बड़ा सा लटकने वाला गमलादान, जिसके दोनों ओर कुंडों पर गजमुख बना हुआ है। इसमें उसने रखवाया है क्रोटन का एक गमला। बेबी से कहा है कि इस गमले से सटकर खड़ी रहे और गमलेदान के एक कुंडे से खेले, दृष्टि गमले की ओर घूमी रहे। लड़का सुना है मुग्ध हुआ है चित्र देखकर। गौरी दी ने सच ही कहा, लड़की बहुत सुंदर है। लड़के के लिए सुखद कौतूहल का विषय है लड़की के होठों पर खेलती, कैमरे से परे घूमी, आंखों से झांकती मंद मुस्कान, जो फोटोग्राफर के स्माइल प्लीज अनुरोध की रक्षा के लिए प्रकट हुई थी। क्या क्या नहीं पढ़े डाल रहे हो डॉक्टर तुम इस मुस्कान में। वो नहीं पढ़ पा रहे हो जो मुस्काने वाली ने कहा था। देखो, मेरी देह लिपटी है उसके दिए हुए आवरण में। मैं मुस्कुराती हूं तो इसलिए कि निश्चिंत हूं, जिसने दिया है आवरण वही करेगा निवारण। जिसने दी है लाज इन अंगों में वही उघारेगा इन अंगों को। और इसलिए भी कि अगर बलात् किसी और को दे भी दिया गया उसका ये अधिकार, तो आश्वस्त हूं कि मुझ में होगा कुछ ऐसा कि ये आवरण क्या चमड़ी तक भी उतार देख ले, आंखों से क्या अपनी एक्सरे मशीन तक से भी देख ले। मुझ में होगा कुछ ऐसा कि वो डॉक्टर देख नहीं सकेगा कभी। अगर तुम ये पढ़ सकते डॉक्टर, तो पुरानी चाल के फोटोग्राफर का खींचा हुआ वो चित्र तुम्हारी टेक्स्ट बुक ऑफ सर्जरी के बीच से निकलकर तिलकपुर में तुम्हारे पुश्तैनी मकान में तुम्हारे प्रपितामह की कानून की पोथियों के पीछे न पड़ा होता आज, धूल धूसरित, उपेक्षित। लौटवा देते तुम तत्काल।